हेलो। इस वीडियो में हम 10th क्लास के केमिस्ट्री पोर्शन के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन। प्यारे बच्चों, जो टर्मरिक पाउडर है वो एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है, और जो सोप सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है नेचर में, बेसिक यानी कि बेस की तरह काम करता है उसका सोल्यूशन। तो जब भी आप टर्मरिक पाउडर को बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब उसमें आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हेन ए सब्सटेंस पी इज एडिड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। अब कोई अननोन सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस दैट मे बी इट मे बी एसिड, बेस और द न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो उसको टर्मरिक पाउडर में डालने पर नो चेंज इन कलर ऑब्जर्व होता हमें। तो हमें इस पी सब्सटेंस के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। क्या ट्रू है पी सब्सटेंस के बारे में वो बताना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो टर्मरिक पाउडर है, अगर आप उसको बेस में डालोगे तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। लेकिन अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, येलो का येलो ही रहेगा। सिमिलरली अगर टर्मरिक पाउडर को आप न्यूट्रल मीडियम में भी डालते हैं तो तब भी कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए, पी इज एन एसिड। मे बी पी जो है एसिड हो सकता है क्योंकि कलर चेंज नहीं होता है, बट एसिड होने के साथ साथ वो न्यूट्रल भी हो सकता है क्योंकि न्यूट्रल में भी नो चेंज इन कलर आएगा। तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। ऑप्शन बी, पी इज नॉट ए सोल्ट। अब इसमें भी कंफर्म नहीं है कि पी जो है वो सोल्ट होगा या नहीं होगा। आगे है पी इज नॉट ए बेस। पी बेस नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? अगर वो बेस होता तो ऊपर ही क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि हमें पता भी है कि टर्मरिक पाउडर बेस की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? रेड कलर का। बट क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि जब पी सब्सटेंस को हम टर्मरिक पाउडर में ऐड करते हैं तो नो चेंज इन कलर देखने को मिलता है। तो अगर वो बेस होता तो कलर जो है रेड होता, बट रेड नहीं होता है, नो चेंज इन कलर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स पी इज नॉट ए बेस। डी को भी पढ़ लेते हैं। पी इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। अब न्यूट्रल सब्सटेंस तो हो सकता है, जैसा मैंने कहा न्यूट्रल सब्सटेंस में भी टर्मरिक पाउडर कैसा दिखाएगा? नो चेंज इन कलर दिखाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर दैट व्हाट हैपेंस एट द एनोड। अब एनोड के बारे में पता है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड रिफाइनिंग मीन्स टू प्योरीफाई। यानी कि हम बहुत सारी मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। अब कैसे करते हैं? बेसिकली आपको एक बीकर होता है, बीकर मान सकते हो या कोई वेसल मान सकते हो लार्ज स्केल पर, तो उसमें दो रोड डिप करी जाती हैं। एक रोड होती है हमारी प्योर और एक रोड होती है हमारी इम्प्योर। इम्प्योर रोड उस मेटल की लेनी है हमें जिसकी प्योरीफिकेशन हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉपर की प्योरीफिकेशन करने जा रहे हैं तो पहले हम इम्प्योर कॉपर को लेंगे। अब इम्प्योर कॉपर को एज ए एनोड ट्रीट किया जाता है। दैट मीन्स उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। सेम मेटल की हमें प्योर रोड भी लेनी पड़ती है। दैट मीन्स अगर हम कॉपर की प्योरीफिकेशन कर रहे हैं तो प्योर कॉपर रोड लेनी पड़ेगी आपको, और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, यानी कि वो एज ए किसकी तरह एक्ट करेगी? कैथोड की तरह। तो हम ऊपर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इसको, ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। अब जब हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन भी उसी मेटल का लेना होता है जिसकी हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर की यहाँ पर हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं तो मुझे कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? एनोड पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या? पी ए ओ, पाओ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, और इस पर होने जा रहा है ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर आपको एक वर्ड याद रखना है NCR, यानी कि नेगेटिव कैथोड एंड रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कॉपर जो है किस में चेंज हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कॉपर +2 में चेंज हो जाएगा।
और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होने लग जाएगा, इनके कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूशन में आ जाएंगी, लेकिन जब ये कैथोड पर जाएगा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, और यहाँ पर धीरे धीरे प्योर कॉपर जो है डिपॉजिट होने लग जाएगा। सो बेसिकली इम्प्योर रोड से तो कॉपर सॉल्यूशन में गया बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, और सॉल्यूशन में से प्योर कॉपर की रोड पर गया, यानी कि बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो, ठीक है। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से प्योरिफिकेशन होगी। इंप्योरिटीज का क्या हुआ, इंप्योरिटीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ नहीं होता है, वो एनोड के नीचे ऐसे गिरी रहती हैं और उसको हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड। अब ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम द न्यूट्रल कॉपर। अब हमें एनोड पर पूछा है, ये जो ऑप्शन ए दे रखा है ये तो कैथोड पर होता है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। न्यूट्रल कॉपर एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस। अब देखो न्यूट्रल कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करता है, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं करती, लॉस करती है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। कॉपर आयन लॉस इलेक्ट्रॉन, अब कॉपर आयन जो है वो ऑलरेडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो फर्दर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना करेगा। तो ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं, न्यूट्रल कॉपर एटम लॉस इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयंस, ये सही है। हमें एनोड पर पूछा गया है, तो मैंने कहा आपको कि इम्प्योर कॉपर जो है, यानी कि उसमें से इम्प्योर कॉपर में से इम्प्योरिटीज और कॉपर जो है वो डिजोल्व होने लग जाएंगे सॉल्यूशन में। कॉपर का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर जो है कॉपर +2 में चेंज हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन बताने हैं। सो एज यू नो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज यूटिलाइज, यानी कि हीट का यूज होता है, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। इनके लिए जो एंथैल्पी का चेंज आएगा, एनर्जी का चेंज आएगा, वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि एंथैल्पी का चेंज, एनर्जी का चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हीट का यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस इनमें से आपको देखना है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है वो हमारा फोटोसिंथेसिस है। तो आपको पता है ग्रीन कलर के प्लांट्स, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसमें क्लोरोफिल बोलते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड रूट से वाटर ले लेंगे 12 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं एंड O2 की फॉर्मेशन करते हैं, और वाटर जो है रीजनरेट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है यूटिलाइज हुई है, यानी कि ये भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे पढ़ लेते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट में अगर हम HCl डालते हैं तो NaCl, CO2 और वाटर जो है की फॉर्मेशन होती है, बट ये तो कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि एंडोथर्मिक नहीं है। आगे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन दिखा रखा है। तो बेसिकली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज का आपका डिकम्पोजिशन होता है, सेलुलर डिकम्पोजिशन होता है सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वहाँ पर CO2, वाटर और बहुत सारी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन हमें एंडोथर्मिक पूछा गया है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन दे रखी है, तो आपके NCERT में मेंशन है डिकम्पोजिशन बाय हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हीट की यूटिलाइजेशन हुई है, तो ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन P और S है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन ये नहीं है, ये हमारे क्या दे रखे हैं, चॉइसेस दे रखी है और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ से चूज करना था आपको। तो P और S यानी कि ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अशोक ने कुछ रिएक्शंस को लिखा गया है, टू शो हाउ मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर। तो बेसिकली ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में से। तो कुछ मेटल्स को उनकी ओर से ऑब्टेन किया जाता है। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल ओर जो दे रखी है वो सल्फाइड फॉर्म में है, तो उसको रोस्टिंग करके ऑक्साइड फॉर्म में लाते हैं। अगर वो
कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करके उसको कार्बोनेट फॉर्म से हम भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम रिडक्शन करवाते हैं ओर का, और प्योर मेटल जो है ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है ये Fe2O3, तो ये एक आयरन की ओर है, इसको हेमेटाइट बोलते हैं। तो कार्बन का यूज करके हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, इससे Fe मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, CO2। इसका रिडक्शन हम थर्माइट रिएक्शन से भी करवाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो दोनों से इसे करवा सकते हैं हम इसका, यानी कि ये हमारी क्या है, सही है। उसके बाद दे रखा सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाई होती हैं, इनके ऊपर की तरफ लाई करते हैं, जैसे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, केदारनाथ के मालिनी आलू जरा फीका सा पका है। तो ये जो मेटल दे रखी हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं इनके मोल्टन सोल्ट का, ना कि इनकी ऑक्साइड फॉर्म को कार्बन के साथ रिडक्शन करवा के, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा एफिनिटी तो ऑक्सीजन के लिए इन मेटल्स की होती है, यानी कि कार्बन का यूज करके हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली हमारी गलत है। ठीक है, आगे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जिंक ऑक्साइड का अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे कार्बन के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं कोक यानी कि कार्बन का यूज करके, तो ये बीमारी सही है। ठीक है, तो गलत बताना था हमें, यानी कि कौन सी मेटल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना हमें, तो इनकरेक्ट हमारा हो गया ओनली क्यू। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द ओपन वेसल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ओपन वेसल में कैरिड आउट की गई हैं। अब ओपन वेसल में जब हम रिएक्शन को करवाते हैं तो ओपन वेसल में दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो वो इस्केप हो सकता है, और अगर कोई रिएक्शन के दौरान गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट वो जो मेटल है या फिर कोई भी सोल्ट है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकता है एटमॉस्फेयर से। अब हम रिएक्शन इक्वेशंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट करते हैं, जब उसको इनके कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक ब्राउन कलर की मेटल है कॉपर, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है जो क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो ये इंडिविजुअल भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्यू में क्या दे रखा है, जिंक कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी उन्हें यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। तो इसमें बेसिकली कॉपर सल्फेट जो है ब्लू बिटरल होता है, ब्लू कलर का होता है, उसके बाद ये सोल्यूशन जो है कलरलेस बन जाता है। ऊपर वाले रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। आर को देखें तो इसमें फेरस सल्फेट दे रखा है, उसको जब हीट करते हैं फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन सोल्ट है, तो ये Fe2O3 ये डर्टी ग्रीन या ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। और SO2 और SO3 गैस की फॉर्म में है, तो ये गैस की फॉर्म में है तो ये ओपन वेसल में से स्किप कर जाएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से हम आगे पढ़ेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ रिएक्शन वेसल कंटेंट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स द सेम आफ्टर द रिएक्शन एज कंपेयर टू बिफोर द रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन अब आप कंपेयर करोगे मास का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो किस में मास सेम रहेगा और किस में मास इंक्रीज होगा और किस में मास डिक्रीज होगा। वैसे तो प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर ओपन वेसल की बात हो रही है। अब ओपन वेसल में जैसे मैंने कहा अगर कोई गैस जो है जैसे कि ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज हो जाएगी और नेट मास जो है वेसल के अंदर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर से ली गई है और ये वेसल में ही रहेगा आफ्टर द रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पहले में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज हो जाएगी और मास इंक्रीज होगा, तो हम इंक्रीज देख लेते हैं, तो मुझे इंक्रीज सी और डी में मिल रहा है। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखोगे इसमें तो कोई भी गैसेस सब्सटेंस एस्केप करके जाएगा नहीं, ना ही आएगा, तो इसमें तो मास वैसे ही क्या रहना है, सेम रहना है। और आर ऑप्शन में देखोगे तो जैसे मैंने कहा ये प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में बनते हैं और वेसल जो आपका कैसा है वो ओपन है, तो ये एस्केप करके चले जाएंगे।
ठीक है, स्केप करके जाएंगे तो मास जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज है। तो ये मास डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और सेम रह रहा है, क्या ये वोलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की? देखो प्यारे बच्चों, वोलेशन नहीं है ये, ठीक है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, कंटेंट को छोड़कर, जो कंटेंट हो बिक्कर को छोड़कर बाहर जा रहा है, ओवरऑल मास तो सेम ही रहेगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना था। इन केस में पहले में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, फिर रिमेन सेम और फिर क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ बेस विद पीएच 12.1। आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसका पीएच है 12.1। तो 12.1 पीएच जो आप जानते हो ये किसका काम करता है, बेस का काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स पीएच? अगर आपको पीएच को डिक्रीज करना है तो क्या कर सकते हो? सबसे पहले पी दे रखा है, एड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। देखो जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। जब वाटर ऐड करते हैं किसी एसिड और बेस में, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन से हमेशा एसिड हो चाहे बेस हो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एसिड में नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे और बेस में नंबर ऑफ OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि वाटर के ऐड करने से H+ आयन और OH- आयन जो है वो डिक्रीज कैसे हो जाएंगे, वो तो सेम रहने चाहिए। ऑफकोर्स ओवरऑल सॉल्यूशन में सेम रहते हैं और इनफैक्ट कभी कभी बढ़ भी जाते हैं ओवरऑल सॉल्यूशन में, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम जो है H+ आयन और OH- आयन डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने से जो आयन्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। तो 1 ml में पहले ज्यादा आयन थे, अब डाइल्यूशन करने से 1 ml में आयन्स जो है घट जाएंगे। तो ये पी बिल्कुल सही है, डाइल्यूशन से जो है पीएच जो है डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे। अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए तो सॉल्यूशन जो लेस बेसिक बन जाएगा। लेस बेसिक का मतलब होता है कि पीएच जो ऐसे लाई करता है, ये 0 to 7 और 7 to 14, तो 14 की तरफ लाई करेगा तो मोर बेसिक। अब ये तो लेस बेसिक हो जाएगा, इधर पीएच जो है डिक्रीज हो जाएगा इसकी तरफ। आगे है, एड ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस विद पीएच 8.7। देखो हमारे पास अगर पीएच 12.1 का है, इससे कम पीएच का कोई भी सॉल्यूशन अगर आप डालोगे तो पीएच फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि इस पीएच वाले सॉल्यूशन में ज्यादा वाटर है, तो एक तरीके से डाइल्यूशन का ही काम करेगा। तो आप यहां पर एक गलती मत करना कि पहले सॉल्यूशन का पीएच 12.1 है और बाद में 8.7 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं और नया पीएच जो है पता नहीं क्या आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, पीएच आपको जोड़नी नहीं है, ठीक है। आगे है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड। अब जब हम एसिड डालेंगे बेस में तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो अगेन पीएच किसके आसपास आ जाएगा, 7 के आसपास आ जाएगा, तो इनके अगेन पीएच डिक्रीज होगा। तो अगर आपको पीएच डिक्रीज करना है तो PQR तीनों इंप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से है। तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन दे रखा है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजन। तो आपको पता है 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्कीन आते हैं और अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन के डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 1 मोल अगर हम हाइड्रोकार्बन का लेते हैं तो 1 मोल के रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजनेशन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, 2 मोल H2 यानी कि 2 मोलिक्यूल मान सकते हो थोड़ी देर के लिए आप। तो किस किस में लगेंगे? ऑफकोर्स एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाने के लिए एक H2 लगता है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हम रिडक्शन करवाते हैं तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो ऐसे सिंगल हो जाएगा और H यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड का अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाना है तो कितने मोल लगेंगे? 1 मोल H2 लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए 2 मोल H2 लगने हैं, तो ओवरऑल 2 मोल चाहिए आपको। तब सबसे पहले देखते हैं, देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दे रखा है, तो अब ऑफकोर्स इसमें कितने मोल लगेंगे H2 के? 2 मोल लगेंगे। क्यू वाले में देखते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल के लिए 2 लगे थे, डबल के लिए 1 लगा था, इट मीन्स ओवरऑल कितने लगे यहाँ पर? 3, लेकिन पूछा गया कितना है? 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। ये तो कौन है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ एस में देखेंगे तो हमें आ रहे हैं यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो जैसा अभी मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल लगते हैं H2 के, तो ये भी आ गया हमारे पास, यानी कि P और S। तो करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, P एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए वाइट washed wool develop a coating of calcium carbonate after the few days। yes of course, सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, तब जाकर हमारे पास सेलेक्ट लाइम मिलता है। और ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, आपको पता है हीट जो है रिलीज होती है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो वोल होती है उस पर हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कुछ टाइम तक CO2 गैस के कांटेक्ट में आता है और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, जो आपको वाइट वॉशिंग देती है। तो ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट अगर रीजन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ये गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, जैसे मैंने बताया वॉल पर तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब क्या लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो ये क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोलवेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले 2 इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में, पहला ये लिक्विड है और ये सोलवेंट की तरह एक्ट करता है। तीसरी कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, इसका फॉर्मूला दे रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O। ऑल राइट, ऑन ऑक्सीडेशन X गिव्स Y, जब X का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें Y मिलता है, यानी कि X जो है उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास है, C2H6O। तो इसका अगर हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें कंपाउंड Y मिलता है, which give brisk effervescence on reacting with sodium bicarbonate। अब इसकी Y की रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है CO2 गैस की होती है। तो कौन सी सिचुएशन में सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जब ये किसी साथ रिएक्शन करे एसिड, इट मीन्स Y जो है एसिड है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है तो Y जो है ऑर्गेनिक एसिड होगा हमारे पास, और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा पक्का ये। अब क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कौन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये होता है हमारे पास है। इट मीन्स 2 कार्बन एटम वाली अल्कोहल कौन होगी हमारे पास है, CH3CH2OH, ये अल्कोहल हमारे पास है। उसके बाद और भी कुछ दिया है कि X ऑन रिएक्शन विद Y, ये हमारा X था और ये हमारी क्या है, Y है। तो X और Y आपस में जब रिएक्शन करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कंपाउंड मिलता है Z, जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। तो जो प्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड कौन होता है हमारे पास है, एस्टर होता है। इट मीन्स ये एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको X Y Z बताने थे। तो बेसिकली X हमारा क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, CH3 CH2 एंड OH। तो इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाते हैं, KMnO4 एसिडिक कंडीशन ले लो या बेसिक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो इससे ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा X हो गया, ये हमारा क्या हो गया, Y हो गया। अब इस Y की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिटेट मिलेगा, और कौन सी गैस मिलेगी, CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब X और Y की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो आपको पता ही है एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये हमारा X है, इसको जब हम Y में डालेंगे कुछ इस तरीके से, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H की निकल जाएगा और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, इथाइल इथेनोइड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपका बनेगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, तो प्यारे बच्चों आपको पता है सोप की प्रिपरेशन के लिए हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करते हैं।
अब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में करने के बाद जो सोप बनेगी, यानी कि जो सोप क्या होती है, सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिला जाता है, NaCl मिलाते हैं। अब पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड मिलाने का कोज क्या है, तो इसका आंसर है कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। वो प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट बनते हैं सोप के, सोप जो है वो पिपिटी की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो सोप बेसिकली आपको यहां पर मेंशन कर रखा है, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। तो जैसे मैंने यहां पर दिखा रखा है, ये कोई एस्टर है, ठीक है। एस्टर जनरली वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल्स फैट से हम ऑब्टेन करते हैं इसको। तो जब इसको कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, तो यहाँ से ये जो है वो बॉन्ड टूट जाते हैं ये वाले। तो इन सब को तो H मिल जाएगा, यहाँ तो H मिल जाएगा, और इन सब पर आपको क्या लगाना है, ONA लगाना है। तो ये बनेगा CH2H, CHOH और CH2OH है, इसको बोलते हैं ग्लीसरॉल, ठीक है। ये सोप को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। और 3 मोल जो है, 3 मोलिक्यूल आपको RC डबल बॉन्ड ON यानी कि सोप के मिलेंगे। जैसे एग्जांपल है C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं, सोप का एग्जांपल है ये। अब सोप आर द salt of a fatty acid having the long chain of more than 12 कार्बन एटम। तो जैसे मैंने बताया सोप क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होती हैं। सोप्स आर इनसोल्युबल इन द सॉल्ट। अब सोप जो होती हैं, जो सोल्ट डाला हमने NaCl में, उसमें इनसोल्युबल होते हैं, इसलिए आसानी से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं और हम सोप को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।